वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम रीडिंग लगाने वाले हैं एनसीईआरटी से नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, जो बायोमोलिक्यूल्स का एक टॉपिक है। और कल जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी खत्म की है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देखोगे, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, ओके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम nature of enzyme action. Nature of enzyme action. Each enzyme E has a substrate S binding site. तो ये तो हमको पता है कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है और जिस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करती है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन ए मॉलिक्यूल, इन इट्स मॉलिक्यूल, so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. तो इससे क्या हो जाता है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करेगी तो वहां पर एक हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है। दिस कम्प्लेक्स से शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि ये क्या होता है, ये एनर्जेटिकली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है और ये जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू प्रोडक्ट्स एंड द अनचेंज्ड एंजाइम। तो दिस कम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है और ये जल्दी ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट्स एंड अनचेंज्ड एंजाइम। दैट मीन्स, देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला, सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट के साथ मिला, उसके बाद क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ये भी इंटरमीडिएट है और जिनको हम ट्रांजिशन इंटरमीडिएट्स कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स भी इनको हम कहते हैं। उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स भी बना, ये भी क्या है, ये भी एनर्जेटिकली एक अनस्टेबल प्रोडक्ट, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। और इसके बाद ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम विच इज अनचेंज्ड। दैट मीन्स हमें यहाँ देखने को मिला कि एंजाइम का कुछ भी नहीं होता है, एंजाइम को कोई भी चेंज नहीं आ जाती है, खाली ट्रांसफॉर्मेशन किस में आ जाती है, सबस्ट्रेट में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। वाइल एज एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। कहता है कि इस दौरान एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बन लेना, उसके दौरान कुछ इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो ये बन जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। कहता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसके लिए, फॉर कैटालिसिस। कैटालिसिस मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन जाना। उसके बाद the catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps. तो ये जो स्टेप्स हो रहे हैं, मतलब जो एंजाइम जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगी, उसके बाद लास्ट तक जब एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स निकलेंगे, तो उसमें ये जो कैटालाइटिक साइकिल चल रहा है एंजाइम एक्शन का, क्या कैसे एंजाइम एक्शन कर रहा है, तो वो नीचे दिए गए 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट, पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड करती है, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। उसके बाद फिटिंग इट इन द एक्टिव साइट, तो फिट हो जाती है एक्टिव साइट पर, ठीक। अब यहाँ पर द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम, जो सबस्ट्रेट बाइंड हो जाती है एंजाइम के साथ, इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। तो ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम, ये किसको स्टिमुलेट करती है, ये स्टिमुलेट करती है एंजाइम को टू अल्टर इट्स शेप, कि मेरी शेप आप चेंज करो, ठीक है। तो एंजाइम को कौन स्टिमुलेट करता है, सबस्ट्रेट। क्यों करती है सबस्ट्रेट इसको स्टिमुलेट, ताकि सबस्ट्रेट में चेंज आ जाए, टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ताकि ये एंजाइम क्या करे, ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइटली अटैच हो जाए किससे, सबस्ट्रेट के साथ, और इसमें चेंजेस लाए, ठीक है। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स। देखो, अब ये जब ये स्टिमुलेट हो गया, किस लिए स्टिमुलेट हो गया, क्योंकि इसका सोल एम, सबस्ट्रेट का सोल एम है कि मुझे एंजाइम क्या करे, चेंज शेप करवाए। तो
तो पहले ये फिट होगा टाइटली, उसके बाद ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट में ब्रेक करवाएगा केमिकल बॉन्ड्स को, और सबस्ट्रेट में नए नए बॉन्ड्स फॉर्म करवाएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और उसके साथ साथ चलते ही क्या हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट्स में, और लेकिन अभी भी एंजाइम इस प्रोडक्ट को रिलीज नहीं करेगा, अभी भी वो प्रोडक्ट कहाँ पर है, एंजाइम के एक्टिव साइट पर। तो बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट्स, उसके बाद एंजाइम रिलीज करता है प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, जो इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एट द एक्टिव साइट, उनको फ्री कर रहा है, उनको रिलीज कर रहा है एक्टिव साइट से, टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। तो उसके बाद उसका काम तो हो गया एंजाइम का, उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद वो एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ भी बाइंड कर देता है। तो इसी तरीके से ये कैटालिटिक साइकिल रन हो जाता है, ठीक है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशंस, जो एंजाइम की एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट को बाइंड करना, उसको प्रोडक्ट में चेंज करना, तो ये सारी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम या इंक्रीज करना, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करना कैसे, बाय फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, उसके बाद लास्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, ये सारी एंजाइम की एक्टिविटी है। तो एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाती है अगर चेंज आ जाए कंडीशंस, जो बाहर के कंडीशंस होते हैं, अगर कंडीशंस में चेंज आए, जिस कंडीशन में ये एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, अगर उन कंडीशंस में चेंज आ जाए तो वो किसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को, विच कैन आल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन ऑफ द। तो कहता है कि वो अगर चेंज कंडीशंस में आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एंजाइम का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है और इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, तो उस टर्शियरी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगती हैं। दीज इंक्लूड टेम्परेचर, तो इसमें एक पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा है पीएच, तीसरा है चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या चौथा है बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी, या कुछ ऐसे रेगुलेटिंग केमिकल्स जो एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं किसकी, एंजाइम की। तो पहला हम देखेंगे टेम्परेचर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो ग्राफ्स आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर एंड पीएच, तो टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, देखो जो कौन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये वर्क करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पर, जैसे कि हमने पहले भी वहाँ पर पढ़ा है, पहले जब हमने एंजाइम स्टार्ट किया तो वहाँ पर 40 डिग्रीज अप टू 40 डिग्रीज नॉर्मल रेंज थी एंजाइम्स की, ठीक है। तो एंजाइम्स जनरली, तो बायोकैटालिस्ट जनरली वर्क करते हैं इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पर ये वर्क करते हैं, और नैरो रेंज ऑफ पीएच पर भी ये वर्क करते हैं। हर किसी एंजाइम का क्या होता है, ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां पर वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है, और इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या हो गया, एट विच द एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी, वो टेम्परेचर जहां पर एंजाइम अपना मतलब टोटल 100% एक्टिविटी शो करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। और इसी तरीके से वो पीएच जहां पर एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करेगा, उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी में जो भी एंजाइम्स है वो सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी कहां पर दिखाते हैं, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे तो ये 37 डिग्री क्या बन गया हमारे लिए, ये हमारे एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रह गया। अगर इससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो एंजाइम्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, तो हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पीएच क्या होता है, ऑप्टिमम पीएच भी क्या होता है, वो पीएच जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट होती है। जैसे कि पेप्सिन खाली किस पीएच पर वर्क करता है, वो खाली वर्क करेगा एट एसिडिक पीएच, तो वो उसका जो एसिडिक पीएच है, पीएच इक्वल टू 2, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है, ऑप्टिमम पीएच। एक्टिविटी डिक्लाइन्स बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, तो कहता है कि जो एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम है वो गिर जाती है, चाहे हम क्या करें, हम इंक्रीज करें टेम्परेचर को या डिक्रीज करें टेम्परेचर को, या इंक्रीज करें पीएच को या डिक्रीज करें पीएच को, बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। तो अगर हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू है, अगर हमें दिया गया है, देखो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है,
ऑप्टिमम वैल्यू है हमारे पास, ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारे पास, या ऑप्टिमम पीएच। तो अगर ये टेम्परेचर का देखेंगे हम, तो ये मान लो कि 37 डिग्री क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पर जो है क्या है, ये है ऑप्टिमम पीएच, किसी एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच। मान लो पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच कितना है, 2, pH 2 ऑप्टिमम पीएच। तो अगर टेम्परेचर को, अगर यहाँ पर टेम्परेचर को हम 37 डिग्री से नीचे लाएंगे या 37 डिग्री से ऊपर जाना है, तो उससे क्या हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम टेम्परेचर को मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर से डिक्रीज करेंगे, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो एंजाइम क्या हो जाता है, एंजाइम इनएक्टिव बन जाता है। तो एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव। वो खाली इनएक्टिव बनता है, वो अपनी फंक्शन लॉस नहीं करता है, वो खाली इनएक्टिव हो जाता है अगर डिक्रीज हम टेम्परेचर को करेंगे। लेकिन अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो इससे क्या हो जाएगा, अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है, वो डिनेचर हो जाता है, वो टूट जाता है। उसका जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर था वो डिनेचर हो जाता है, वो टूट जाता है, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जो नॉन फंक्शनल होता है। तो नॉन फंक्शनल स्टेट में कब आ सकता है एंजाइम, जब इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाए अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर। इतनी बात याद रखना है। तो एंजाइम बिकम नॉन फंक्शनल व्हेन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड एंड एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से क्या है पीएच। तो अगर हम पीएच को क्या कर रहे हैं, पीएच को डिक्रीज कर रहे हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर हम पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम्स इन ए टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। कहता है कि लो टेम्परेचर एंजाइम को क्या बनाते हैं, इनएक्टिव बनाते हैं। वायरस हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डिनेचर्ड बाय द हीट। क्योंकि प्रोटीन्स किससे डिनेचर हो जाते हैं, हीट से हो जाते हैं, और ये नॉन फंक्शनल बन जाता है। इसके बाद क्या लिख रही है एनसीईआरटी, देखो इसके बाद लिख रही है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, ये कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। कहता है कि व्हेन द इंक्रीज in the substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. The reaction ultimately reaches a maximum velocity which is not exceeded by any further rise in concentration. देखो इसमें क्या कह रहा हूं मैं, ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या लिख रही है, कह रही है कि अगर हम इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो यहाँ से हम दिखाएंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और यहाँ से हम दिखाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से एक्टिविटी हम डिनोट करेंगे ऑफ एंजाइम, और यहाँ से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कह रही है कि पहले क्या हो जाता है, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। तो वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट, और वो क्या हो जाती है, और वो मैक्सिमम पहुंच जाती है। ठीक है, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जितनी हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, उतनी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई, और एक्टिविटी टॉप मोस्ट स्पीड पर पहुंच गई, हाईएस्ट एक्टिविटी पर पहुंच गई, जिसको हम कहते हैं Vmax। Vmax मीन्स हाईएस्ट एक्टिविटी, हाईएस्ट वेलोसिटी, हाईएस्ट एक्टिविटी किसने शो की, एंजाइम ने शो की। अब उसके बाद क्या कह रहा है, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। उसके बाद कह रहा है कि जितनी, उसके बाद जब ये इसने Vmax अटेन किया, इसने टॉप मोस्ट स्पीड तो अटेन की, उसके बाद जितने भी सबस्ट्रेट हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या रह रहा है, ग्राफ बिकम्स कांस्टेंट। ये ग्राफ इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये रह रहा है कांस्टेंट। दैट मीन्स देयर इज नो फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन, देयर इज नो फर्दर राइज इन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम आफ्टर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जब एंजाइम ने Vmax अटेन किया, उसके बाद जितने भी आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, वो एक्टिविटी इंक्रीज होने वाली नहीं है। अब ये क्यों, दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फेवर दैन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। कहता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल जो थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंजाइम के कितने मॉलिक्यूल्स थे, मान लो एंजाइम के 4 मॉलिक्यूल्स थे, ये 4 मॉलिक्यूल्स एंजाइम के थे। ठीक है, एंजाइम के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 4 मॉलिक्यूल्स। हर कोई मॉलिक्यूल एक सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहा था। ठीक है, तो जब मैंने इसको एक सबस्ट्रेट दे दी, ये मान लो इसको मैंने एक सबस्ट्रेट दे दी, तो एक सबस्ट्रेट, इसके पास 4 एंजाइम मॉलिक्यूल्स है। एंजाइम के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 एंजाइम मॉलिक्यूल्स। अब मैंने इसको एक सबस्ट्रेट दिया,
तो कितने प्रोडक्ट्स बनाएगा ये 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट्स बनाएगा? 1 मिनट में ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दिया है। तो इसमें से चार एंजाइम मॉलिक्यूल्स को एक सबस्ट्रेट मिली, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किसके साथ? एक एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके एक प्रोडक्ट इन्होंने पर मिनट दिया, पर मिनट एक प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने इनको 2 सबस्ट्रेट्स दी, तो मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूं। अब देखना एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। अब मैंने इनको 2 सबस्ट्रेट्स दिए, अब 2 सबस्ट्रेट्स मैंने इनको दिए तो क्या हो जाएगा? अब 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पर मिनट, 2 प्रोडक्ट्स पर मिनट। इसी तरीके से मैं 3 सबस्ट्रेट्स दे रहा हूं, तो ये तीन प्रोडक्ट्स दे रहे हैं पर मिनट। अब मैंने 4 सबस्ट्रेट्स दिए, तो 4 प्रोडक्ट्स पर मिनट। तो ये इसके बाद जितने भी मैं सबस्ट्रेट दे रहा हूं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स 4 से ज्यादा नहीं बन रहे हैं, 4 ही प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स 4 क्या है? इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। मैक्सिमम एक्टिविटी कितनी है? 4, क्योंकि एंजाइम के पास कितने मॉलिक्यूल्स थे? फॉर एग्जांपल 4 ही मॉलिक्यूल्स थे। तो जब तक मैंने बराबर 4 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दिए तब तक ये इंक्रीज होता रहा। लेकिन जब मैंने 4 के बाद भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को दिए तो इसने बाइंड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 ही एंजाइम मॉलिक्यूल्स थे और ये 4 ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो 4 प्रोडक्ट से इसकी हाईएस्ट वेलोसिटी हो गई। इतनी बात हो गई। अब देखो, क्योंकि अब कह रहा है कि जब 4 ही थे तो यहां पर फुल सैचुरेशन हो गया। इस सबस्ट्रेट ने इस प्रोडक्ट को, इस सबस्ट्रेट ने इस एंजाइम को बाइंड किया, इस सबस्ट्रेट ने इस वाले एंजाइम मॉलिक्यूल को, इसने इसको, तो दैट मीन्स कंप्लीटली सैचुरेटेड। ये सारे क्या आ गए? ये सारे कंप्लीटली फिल्ड हो गए विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। और टॉप मोस्ट स्पीड कहां तक पहुंच गई? 4 प्रोडक्ट्स पर मिनट। तो दैट मीन्स ये है Vmax। अब क्या हो रहा है? The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of a specific chemical that binds to the enzyme। तो कहता है कि जो सबस्ट्रेट की ये होती है, मतलब एक्टिविटी होती है, वो एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है ये आल्सो सेंसिटिव होती है। किससे सेंसिटिव होती है? टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, अगर कोई केमिकल इससे बाइंड हो जाए। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू दैट इनहिबिशन वाला पार्ट, तो यहां तक इतना तो आ गया आपको समझ के Vmax आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से एक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, ये भी आपको समझ आ गया। अब देखो, अब यहां पर क्या है? अगर हम Vmax इसकी 4 प्रोडक्ट्स ये पर मिनट दे रहा है, हम देखें हाफ ऑफ द Vmax कितना होगा? 4 प्रोडक्ट्स ये पर मिनट दे रहा था, तो 4 में से 2 प्रोडक्ट्स हो गए इसकी Vmax, मतलब Vmax/2। अगर हाफ ऑफ द वेलोसिटी हम देखेंगे, हाफ ऑफ द वेलोसिटी हो गया Vmax/2, तो हम देखेंगे ये Vmax/2, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी किस वाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर आ रही है? तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर आ जाएगी उसको हम Km कहते हैं। तो Km क्या हो गया? Km मीन्स वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो अगर मैं टोटल वेलोसिटी एंजाइम की 4 है, तो अगर मैं Vmax/2 कर रहा हूं, दैट मीन्स Vmax/2 कितना हो गया? 4/2, तो हो गए 2। तो मैं देखूंगा कि ये 2 वेलोसिटी कहां, किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर आ रही है। तो जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है, दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज नोन एज Km। तो Km हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which half of maximum velocity is obtained, at which half of maximum velocity is obtained। तो जहां पर half of the maximum velocity obtain होती है, that is called as the substrate concentration Km। ठीक है, तो Km को हम क्या कहते हैं? Km को हम मिचेल मेंटेन कांस्टेंट भी कहते हैं। Km is known as मिचेल मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है, मिचेल मेंटेन कांस्टेंट। और आपको यहां पर याद रखना है, इतना याद रखना है कि जिस एंजाइम का Km डिक्रीज होगा, Km डिक्रीजेस, एंजाइम बिकम्स एफिशिएंट, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस। तो Km, अगर Km क्या हो गया? डिक्रीज, तो एंजाइम क्या हो गया? एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर Km इंक्रीज हो गया, तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जिस एंजाइम का Km लो है वो एंजाइम बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो जिसका Km डिक्रीज है तो वो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है। अब ये क्यों है? देखो क्यों। Km अगर फॉर एग्जांपल किसी का, अगर यहां पर एक यही दूसरा ही एंजाइम है, तो उसका Km कितना आ रहा है? उसका Km या यही एंजाइम है या दूसरा एंजाइम, तो दूसरा एंजाइम है जो है उसका Km, उसकी भी स्पीड कितनी है? 4 है। उसकी भी स्पीड क्या आ रही है? उसकी भी स्पीड 4 है, लेकिन उसका Km क्या हो रहा है? उसका Km हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी 2 ही सबस्ट्रेट्स पर आ रही है।
उसकी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ रही है, दो ही सबस्ट्रेट्स पर, इसकी मतलब एक ही सबस्ट्रेट पर उसकी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है। तो जिसकी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी, एक ही सबस्ट्रेट पर आएगी, दैट मीन्स वो 4 प्रोडक्ट्स तो बनाएगा। वो अगर एक ही सबस्ट्रेट पर उसने 2 प्रोडक्ट्स बना दिए, दैट मीन्स वो 2 ही सबस्ट्रेट्स पर 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, तो एंजाइम एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो 4 प्रोडक्ट्स तो वो बनाएगा, लेकिन इस वाले एंजाइम ने, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम ए ने 4 सबस्ट्रेट्स को खा के 4 प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन दूसरा एंजाइम है वो 2 ही सबस्ट्रेट्स को खा के 4 प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो उसकी वी मैक्स भी क्या हो गई, उसकी वी मैक्स बाई 2 डिक्रीज हो गया। वी मैक्स तो बराबर है, 4 प्रोडक्ट से बना रहा है, लेकिन वी मैक्स बाई 2 क्या है, डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो एक ही सबस्ट्रेट खा के 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन कर रहा है। तो ये हो जाता है क्या, Km जिसका डिक्रीज होता है उसका एंजाइम एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, तो Km जिसका इंक्रीज होता है उसकी एंजाइम एफिशिएंसी कम होती है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये वाला पैरा हम खत्म कर देते हैं। ये तो हो गया है, ये मैंने आपको बोल दिया कि दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स फेवर होते हैं देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, और आफ्टर द सैचुरेशन, क्योंकि वहाँ पर सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स सैचुरेटेड है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, मतलब वो बराबर फिल हो गए हैं विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, तो सैचुरेशन में है वो, तो इसीलिए कोई भी एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री नहीं है जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड करे और उसको कन्वर्ट करे प्रोडक्ट्स में। द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, तो एंजाइम की एक्टिविटी और ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए होती है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, और व्हेन द बाइंडिंग ऑफ सच केमिकल्स when the binding of chemical shuts off the enzyme activity, तो अगर वो केमिकल्स क्या करेंगे, बाइंड करेंगे एंजाइम के साथ और उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम इनहिबिशन कहते हैं। तो इनहिबिशन हो गया जब एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जब एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है, तो उस प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं, और इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम इनहिबिटर्स कहते हैं। अब ये इनहिबिटर्स 2 किस्म के होते हैं, एक तो होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा होता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक, तो इस पर आई थिंक कि इस पर एक अच्छा खासा सा लेक्चर बनेगा। ये अगर मैंने ऐसे बोल दिया अभी ऐसा, तो ये कुछ नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा, इतना सा हम रीडिंग लगा देंगे, लेकिन इस पर कम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन पर एक क्वेश्चन बनता है। चलो अभी हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगा देंगे। व्हेन द इनहिबिटर, जब इनहिबिटर किसके साथ रिजेंबल करता है, सबस्ट्रेट के साथ, दैट मीन्स अगर सबस्ट्रेट ऐसी है तो इनहिबिटर भी ऐसा ही है। ठीक है, व्हेन सबस्ट्रेट आर इनहिबिटर आर सेम, तो जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर क्या है, सेम है इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, और इनहिबिट करेगा ये कौन, इनहिबिटर इनहिबिट करेगा एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को, तो इस वाले इनहिबिशन को हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। देखो अब इनहिबिटर और सबस्ट्रेट सेम है, और ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर अब कहेंगे, क्योंकि कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर हो गया जो हूबहू किसके साथ हो, जो हूबहू सबस्ट्रेट के जैसा हो, और ये उसी एक्टिव साइट पर, इनहिबिटर उसी एक्टिव साइट पर बाइंड करता है जहां पर कौन बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो इस वाले इनहिबिशन को हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, और इस इनहिबिटर को हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। कहता है कि ड्यू टू द क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट द इनहिबिटर कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं, तो इसीलिए इनहिबिटर किसके साथ कंपटीशन लगा देता है, सबस्ट्रेट के साथ। किस लिए, टू बाइंड विद द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर बाइंड होने के लिए क्या ये कंपटीशन लगा देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एज अ रिजल्ट, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनहिबिटर बाइंड हो जाता है तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाती है, और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, इनहिबिट हो रही है। कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एज अ रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस, और एंजाइम की एक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, एंजाइम की एक्शन कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, तो एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एंजाइम की, इस कम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जाम्पल क्या दी गई है, अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की सबस्ट्रेट कौन है, ये किसको कन्वर्ट करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ये बाइंड करता है किसको, सक्सिनेट को। तो सक्सिनेट, ये मान लो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस है और ये बाइंड करेगा सक्सिनेट को, तो सक्सिनेट क्या है, सबस्ट्रेट है, और इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा। लेकिन सक्सिनेट के जैसा एक इनहिबिटर है,
ये है मैलोनेट, क्या है ये इनहिबिटर है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इनहिबिट हो जाता है, इसकी एक्टिव साइट पर कौन बैठ जाता है, मैलोनेट। और ये मैलोनेट किसके जैसा हूबहू होता है, सक्सिनेट के जैसा, सबस्ट्रेट के जैसा। तो सच कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। तो यहाँ पर भी ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हम यूज करते हैं किसको, बैक्टीरियल कंट्रोल में। क्लियर। तो ये तो खाली इसने कम्पिटेटिव इन्विशन दिया है, और इसमें वीमैक्स का क्या हशर होता है या केएम का क्या हशर होता है ये यहाँ पर बयान नहीं किया गया है। तो इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो मैं लाऊंगा, एंड नॉन कम्पिटेटिव इन्विशन में क्या होता है, वो कैसे होता है, वो भी हम लाएंगे। तो आज तो ये 2 टॉपिक्स हो गए कंप्लीट हमारे। तो उसके बाद कल रह गया क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, और उसके बाद है कोफैक्टर्स, और ये यूनिट भी खत्म।